देखिए यहाँ पर हम सॉइल साइंस या मृदा विज्ञान का अध्ययन करेंगे। मृदा विज्ञान में देखिए मृदा का अध्ययन किया जाता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदाओं का अध्ययन किया जाता है वो मृदा विज्ञान कहलाता है। इसकी दो शाखाएं हैं, मृदा विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक इडेफोलॉजी और दूसरा पेडोलॉजी। देखिए ये कैसी विज्ञान, ये मृदा विज्ञान की वह शाखा, इडेफोलॉजी को क्या कह सकते हैं कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल एवं मृदा के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। फसल और मृदा के बीच में जो संबंध है, अर्थात कौन सी फसल किस मृदा के लिए अच्छी रहेगी, या ऐसे भी कह सकते हैं कौन सी मृदा किस फसल के लिए अच्छी रहेगी जिसमें फसल का वृद्धि विकास अच्छा हो, उत्पादन अच्छा हो। तो इस प्रकार से इडेफोलॉजी के अंतर्गत हम फसल और मृदा के संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से एक है पेडोलॉजी, ये भी मृदा विज्ञान की ही शाखा है। इसके अंतर्गत मृदा निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब मृदा निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं कौन सी हैं, देखिए कि कौन कौन सी शक्तियां मृदा के निर्माण में प्रयोग की गई हैं, मृदा कितनी पुरानी है, कितनी गहराई की है, उसमें कौन कौन से खनिज हैं, इन सभी मृदाओं, इन सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इडेफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसमें फसल को जो है प्रधान नहीं माना जाता है, ठीक है। इनमें सीधे मृदा का ही अध्ययन किया जाता है कि इसके निर्माण में कौन कौन सी शक्तियाँ कार्य करती हैं और किस प्रकार से मृदा का अध्ययन हुआ है। तो ये जो है विज्ञान की दो शाखाएं, मृदा विज्ञान की दो शाखाएं हो जाएंगी, इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी। वास्तव में देखिए मित्रों, मृदा क्या है? मृदा की उत्पत्ति जो है, या कह सकते हैं मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। लैटिन भाषा में सोलम शब्द आता है जिसका अर्थ है सॉइल, या कह सकते हैं फर्श। सोलम का अर्थ है फ्लोर, लैटिन भाषा में सोलम का अर्थ क्या है? फ्लोर है या फर्श है। और उसी से लिया गया है कि ऊपरी सतह जो हमको दिखाई पड़ रही है वो मृदा है। इस प्रकार मृदा पृथ्वी की कह सकते हैं ऊपरी परत है। मृदा जो है वो पृथ्वी की ऊपरी परत है। तो उसी से सोलम से ही सॉइल का निर्माण हुआ है। सोलम से ही सॉइल का निर्माण है। सॉइल माने मृदा होता है। अब देखिए वास्तव में मृदा वह पदार्थ है जो हमारी फसलों को पोषित करता है, जो हमारी फसलों को पोषित करता है और अवलंब अथवा सहारा देता है। मतलब फसलों को खड़े होने, पौधों को खड़े होने के लिए सहारा देता है। तो इस प्रकार से मृदा वह पदार्थ है जो फसलों को पोषित करता है और फसलों को सहारा भी देता है, अवलंब देता है, सहारा भी देता है। जोफे एवं मार्बट वैज्ञानिकों के अनुसार ये भी कहा गया है मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा को क्या कहा गया है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिस पर प्राकृतिक बल लगे हैं, ठीक है, और प्राकृतिक पदार्थों से यह निर्मित हुई है। तो ये मृदा की जो परिभाषा बताई गई है। तो मृदा जो है वास्तव में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं। मृदा वास्तव में चार जो है अवयवों से मिलकर के बनी है, अर्थात मृदा के चार मुख्य अवयव हैं। एक तो खनिज पदार्थ है जो सबसे महत्वपूर्ण है, कार्बनिक पदार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है। मृदा जल की भी आवश्यकता पड़ता है, मृदा में वायु का भी होना आवश्यक है। अर्थात मृदा के जो है कितने अवयव हो जाएंगे? चार अवयव हो जाएंगे मृदा के अवयव। नंबर एक खनिज पदार्थ, नंबर दो कार्बनिक पदार्थ, नंबर तीन मृदा जल, नंबर चार मृदा वायु। तो चार अवयव जो है मृदा में पाए जाते हैं।
और चारों का होना जरूरी है और निश्चित अनुपात में होना जरूरी है। ये नहीं किसी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और किसी की मात्रा बहुत कम है। इनका एक निश्चित अनुपात होता है, तभी मृदा जो है वो अच्छी मानी जाती है। अब देखिए मृदा कौन सी अच्छी मानी जाएगी, कौन सा पदार्थ कितना होना चाहिए तब वो मृदा अच्छी मानी जाएगी। तो साधारण मृदा है, जो खेती योग्य मृदा है, कृषि योग्य मृदा है, उसमें 45% खनिज पदार्थ होता है, 45% खनिज पदार्थ होता है। और कितना बचा, 5% जो है कार्बनिक पदार्थ होता है, 25% मृदा जल होता है और 25% मृदा वायु। कितना हो गया बच्चों, 100% हो गया। 45, 5, 50 और 25, 25, 50 योग कर देंगे 100% हो जाएगा। तो देखिए खनिज पदार्थ 45%, कार्बनिक पदार्थ 5%, मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%। इसमें हम देखते हैं ये वाला पोर्शन है कौन सा, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, ये मृदा का ठोस पदार्थ होता है, ये मृदा का ठोस भाग होता है। जो खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ ये क्या कहलाता है, मृदा का ठोस भाग कहलाता है। बाकी मृदा में जो खाली स्थान होता है जिसका रंध्रावकाश जिसको कहते हैं, उसमें मृदा जल होता है, मृदा वायु होता है। तो ये खाली स्थान में मृदा जल या मृदा वायु मृदा के कौन से भाग में पाया जाता है, खाली स्थान में पाया जाता है। और खाली स्थान का मतलब क्या हो जाएगा, ये कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है जिसको हम रंध्रावकाश कहते हैं, उसमें मृदा जल और मृदा वायु पाई जाती है। तो इस प्रकार मृदा जो है, मृदा के अवयवों को हम किस प्रकार से हम बांट सकते हैं, जो अभी बताए थे, मृदा का ठोस भाग और मृदा का खाली स्थान जिसको रंध्रावकाश कहते हैं। तो ठोस भाग में दो चीजें पाई जाती हैं, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। ठोस भाग में दो चीजें पाई जाती हैं, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। ठोस भाग भी 50% होता है और खाली स्थान या रंध्रावकाश जिसको बोलते हैं, यह भी 50% होता है। अब 50% जो ठोस भाग होता है उसमें 45% खनिज पदार्थ होता है और 5% कार्बनिक पदार्थ होता है। मृदा वही है जिसमें खनिज पदार्थ के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ का होना जरूरी है। अब देखिए इसमें भी खनिज पदार्थ में भी दो प्रकार के कण पाए जाएंगे, क्रिस्टल और कोलाइड्स। क्रिस्टल और कोलाइड्स, क्रिस्टल जो है बहुत छोटे कण होते हैं और कोलाइड उनसे बड़े कण होते हैं। क्रिस्टल जो है वो 75% होता है खनिज पदार्थ में और कोलाइड कितना बचा, 25% होता है। कोलाइड जो है वो 25% हो जाएगा। कोलाइड्स क्या है, 10⁻⁴ से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर के रेंज में जो कण आएंगे वो कोलाइड्स कहलाएंगे और इससे छोटे कण जो होते हैं वो क्रिस्टलाइड कहलाते हैं या क्रिस्टल कहलाते हैं। इसी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ भी जो है, अब कार्बनिक पदार्थ भी दो प्रकार का हो जाएगा मृदा के अंदर। ये तो जीवित कार्बनिक पदार्थ हैं या मृत कार्बनिक पदार्थ हैं। मरे हुए कार्बनिक पदार्थ मतलब जो सड़ा हुआ जो कार्बनिक पदार्थ होता है। दूसरा जीवित भी होता है, जो जीव जंतु मृदा के अंदर जीवित होते हैं वो जीवित भी हो जाएंगे। तो इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, जीवित और
मृत, जीवित भी होते हैं और मृत भी होते हैं। तो इस प्रकार से यह ठोस भाग की संरचना हो गई, मृदा में जो ठोस भाग पाया जाता है। इसी प्रकार से रंध्रावकाश में देखिए, रंध्रावकाश में मृदा के का जो खाली स्थान है उसमें भी दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो द्रव पदार्थ हो जाएगा और दूसरा वायु। द्रव के रूप में क्या हो जाएगा? द्रव के रूप में आमतौर पे जल ही होता है। वायु या गैसें, वायु क्या है? गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। तो द्रव में क्या हो जाएगा? जल। और जल में विभिन्न प्रकार के लवण और गैसें घुली रहती हैं, और वायु में भी विभिन्न प्रकार की गैसें, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मुख्य प्रकार से जो है ये तीन ही गैसें ज़्यादा पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा N2, फिर O2, फिर CO2। इनका मिश्रण जो है मृदा वायु में अधिक होता है। तो ये जो है 50% होता है, तो आधा ये हो जाएगा, 25% ये हो जाएगा, 25% ये हो जाएगा वायु। लेकिन इसमें सबसे खास बात यही है कि दोनों में जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अर्थात मृदा में अगर वायु अधिक है तो जल कम होगा, और मृदा में जल अधिक है तो वायु कम होगा। कि जल जब मृदा के रंध्रावकाश में प्रवेश करेगा तो वहां से क्या निकालेगा? वायु जो है निकाल देगा। तो इस प्रकार से किसी भी मृदा में अगर वायु अधिक है तो जल कम होगा, जल अधिक है तो वायु कम होगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये मृदा के अवयवों की चर्चा हो गई। धन्यवाद।